तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। शाम को 3 बज चुके हैं, समय आपका ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेशन के साथ आप लोग के साथ चर्चा कर रहे हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन जो कि आपके आने वाली प्रीलिम्स एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इस क्लासेस का फ़ायदा आप लोग किसी भी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन, स्पेशली मैं अगर मैं बात करूं तो आप यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड के और उत्तराखंड के लिए इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप लोग इन सारे स्टेट्स के लिए भी इस क्लास का फ़ायदा उठाइए। और जैसे कि आप लोग जान ही रहे हो, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा भी कि प्लस का एक कॉम्बो पैक आया है, जिससे कि आप प्लस का सब्सक्रिप्शन एक कोर्स के लिए लेकर आप 4 स्टेट को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो आप लोग इस यूट्यूब क्लासेस को भी हर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इसका लाभ उठा सकते हो। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। और ये प्रीलिम्स टारगेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन है दोस्तों। मई का ये पहला टेस्ट है, और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम लोग आपकी परीक्षा की तैयारी को और सुदृढ़ बनाएंगे, आपकी परीक्षा की तैयारी को और शानदार, जानदार, जबरदस्त बनाएंगे। दोस्तों, जो बेस है इस एग्जाम का वो एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी से काफ़ी बेसिक बेसिक पॉइंट से मैंने क्वेश्चंस को लिया है और आप सभी के लिए, कि आपको कोई भी दिक्कत ना है। दोस्तों, मेरा नाम अनूप उपाध्याय है, मैं आपका मेंटर कोच हूँ सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए। मोर देन 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, एक्सपर्ट इन एग्जाम एंड प्लानिंग स्टडीज, मेंटर मोर देन 15,000 प्लस स्टूडेंट, सिलेक्शन 300 प्लस अभी तक के ये आंकड़े हैं जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी यूपी एग्जाम, जहां आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। नोटिफिकेशंस के अलावा मैं बात करूं दोस्तों, तो नोटिफिकेशंस के अलावा क्लासेस के पीडीएफ्स आपको जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और साथ में और भी जो एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे वो सब आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो फटाफट आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा बात करूं दोस्तों, तो अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले लीजिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अपना मोबाइल उठाइए, मोबाइल पर सर्च कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाने के बाद आपको क्या करना है, मैनेज गोल में यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी आना है, जहाँ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको क्लासेस देंगे। जहाँ आपको जो, जब मैनेज गोल में जाओगे दोस्तों, तो आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का कोर्स आएगा, जिसमें 1 मंथ की जो फ़ी है वो 1400 है, 3 मंथ की फ़ी जो है 3500 है, 6 मंथ की फ़ी 5600, 12 मंथ की फ़ी 7000 और 24 मंथ की फ़ी 8400 है। आपको क्या करना है, आपको एक कोड यूज करना है, जैसे कि मेरा रेफरल कोड है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है NOP10, और इस रेफरल कोड से आपको आपकी फ़ी पे 10% का ऑफ मिलेगा। जैसा कि जैसे ही आप रेफरल कोड यूज करोगे, है वो रेफरल कोड वहाँ आप डालोगे NUP10 NOP10, वैसे ही आपसे कहेगा और अप्लाई करोगे तो आपसे लिखा जाएगा कि ऑसम NOP10 कोड अप्लाइड, और आपके पास आपके फ़ी में डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो आप इसको पेमेंट जो है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। ये रेफरल कोड आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इंडिया का लार्जेस्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। प्लस के फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू all courses, top educators of India on one platform, exclusive coverage of syllabus, complete exam preparation, रेगुलर डाउट क्लियर सेशंस मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम हो। तो काफ़ी सारे फायदे हैं, इन सारे फायदों का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत ही शानदार जानदार आप लोग के लिए ऑफर है, जो कि कॉम्बो ऑफर है, जिसमें आप यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का मेगा बम्पर लिमिटेड ऑफर है दोस्तों। और ये ऑफर जो है वो फर्स्ट 300 सब्सक्राइबर के लिए है। तो क्या आप फर्स्ट 300 सब्सक्राइबर में हैं या नहीं, ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसका लाभ उठाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया होगा 1 ईयर का, और उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्सपायर होने वाला होगा। तो दोस्तों, अगर आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो रहा है तो उसके पहले ही क्या कीजिए कि आप सब्सक्रिप्शन एक्सपायर कर होने से पहले ही आप क्या कर लीजिए, अगर मान लीजिए आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो मई में एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, या मान लीजिए आपका 15 से 20 मई तक आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होने वाला है, 2-4-10 दिन पहले भी अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप 1 साल का अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 2 महीना एक्स्ट्रा, यानी कि आपको 12 महीने की जगह पे आपको 14 मंथ का। तो ये बहुत ही शानदार जानदार है दोस्तों, क्योंकि आप जान ही रहे हो कि कोविड-19 सब चल रहा है, और काफ़ी सारी परीक्षा, जैसे कि अभी यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है जो कि 13 जून को होने वाला है, इसमें भी थोड़ा सा ऐसा डिले होने के चांसेस हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसका लाभ उठा सकते हो। आप लोग
इस समय अपनी पढ़ाई को और शानदार तरीके से करने के लिए आप लोग इसका लाभ उठाइए और इस सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोग जो आप लोग को मिल रहा है 14 महीने का सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और ये जो वैलिडिटी है दोस्तों, ये 1 मई से लेकर 15 मई तक अगर आप लेते हो और फर्स्ट 300 सब्सक्राइबर हो तो आपको इसका लाभ मिलेगा, तो इसका लाभ उठाइए। इसके अलावा दोस्तों एक और भी आप लोग के लिए ऑफ़र है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कॉम्बो ऑफ़र है आपके लिए, जिसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक सेकंड, मुझे पिन चेंज कर लेने दीजिए। हाँ, तो ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफ़र है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे हम जान रहे हैं कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस या आरपीएससी, अगर आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे आप यूपी का लें, चाहे एमपी का लें, चाहे बिहार का लें, चाहे राजस्थान का लें, तो आपको ये चारों के चारों राज्य जो हैं उन सभी की क्लासेस देखने को मिलेगी। और ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, मेगा कॉम्बो ऑफर है, और इन 4 कैटेगरी में जो टॉप एजुकेटर हैं उनके साथ आपको अपनी तैयारी करने का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जिसमें अगर मैं एमपी की बात करूँ, सब जगह आपको दोस्तों लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस आपको करने को मिलेगा। तो अनलॉक करना है आपको, ठीक है। अनलिमिटेड बैचेस है दोस्तों, अनलॉक 10 कोड के माध्यम से, जो कि आपकी स्क्रीन पर एक कोड दिख रहा है, इसके माध्यम से आपको क्या करना है, इसका फ़ायदा उठाना है और जुड़ जाना है। काफ़ी कम फी में आपको ये सारे फ़ायदे मिल रहे हैं दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो यूपीपीएसआई को ध्यान में रखते हुए बैच स्टार्ट हो रहा है 7 मई से यूपी मिशन खाकी का, जिसमें ये सारी टीम जो है इसकी क्लासेस है, तो इनका भी लाभ उठाइए। और इसके लिए आपको कोड जो यूज करना है वो कोड है नॉपटेन, और इस कोड के माध्यम से आपको जुड़ जाना है। इसके अलावा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपका यूपी का, तो आपको यूपी पीएससी अपर, लोअर पीसीएस, आरओ आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, लेखपाल, बी और ऑप्शनल कोर्स जो है ये सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो इतने कम फी में आपको इतने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। काफ़ी कम फी है, 1 महीने का 1400, 3 महीने का 3500, 6 महीने का 5000, 12 महीने का 7000, 24 महीने का 8400। लेकिन जैसे ही आपने कोड यूज किया नोपटेन, वैसे ही आपके फ़ी में 10% आपको ऑफ मिल गया। इसका लाभ उठाइए आप लोग। और ये आपका अनअकैडमी है, दिस इज योर अनअकैडमी फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और आज का सेशन जो है आपका ज्योग्राफी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन है, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न जो है वो आ चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न है, व्हाइट ड्वार्फ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या होता है व्हाइट ड्वार्फ? दोस्तों खगोल विज्ञान को जो हम पढ़े हैं, तो वहाँ एस्ट्रोनॉमी में इस टॉपिक को हमने पढ़ा है। पहला ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, व्हाइट ड्वार्फ हमें ब्रह्मांड की निर्माण अवधि के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि सबसे भारी तारे अंततः व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट वो सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। और आपका समय शुरू होता है मेरे दोस्त अब। समय आपका शुरू हो चुका है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर आपके दिमाग में, फटाफट उत्तर दीजिए। देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर सही हैं। ई जिन्होंने कहा, यानी कि पहला स्टेटमेंट, यानी कि केवल एक, जो सभी का सही है दोस्तों। तो व्हाइट ड्वार्फ के बारे में हम बात करें, तो व्हाइट ड्वार्फ हमें ब्रह्मांड के निर्माण की अवधि में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। और जहाँ एक तारा अपने जीवन काल में के अंत में समाप्त हो जाता है, और उस द्रव्यमान पर निर्भर करता है जिसके साथ वह निर्मित हुआ है। जिन तारों को अत्यधिक द्रव्यमान होता है वे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे के रूप में अपना जीवन समाप्त करते हैं। और निम्न या मध्यम द्रव्यमान यानी कि मास वाला जो तारा है, ठीक है, उस तारे को हम व्हाइट ड्वार्फ के रूप में परिवर्तित होते हुए देखते हैं या परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों दो चीज़ है, एक है आपका ब्लैक ड्वार्फ,
ब्लैक होल, दूसरा है आपका व्हाइट ड्वार्फ। और ये समान व्हाइट ड्वार्फ सूर्य के समान विशाल हो सकता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी का केवल थोड़े से ही बड़ा होता है। ठीक है, और व्हाइट ड्वार्फ का सब के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो व्हाइट ड्वार्फ को सबसे घनत्व वाला पदार्थ बनाती है। ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ हमें ब्रह्मांड के निर्माण की अवधि में क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है कि जो ब्रह्मांड है उसके निर्माण की टोटल जो अवधि है, जो काल समय है, वो कितना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी प्रणाली का निर्माण होता है। दोस्तों, ये ड्रेनेज सिस्टम का आपका अपवाह तंत्र का ये प्रश्न है। आपको याद होगा कि अपवाह तंत्र पर जब मैंने आपके साथ चर्चा की थी, तो अपवाह तंत्र पर चर्चा के दौरान मैंने आपको बताया था कि किस किस प्रकार का आपका ड्रेनेज पैटर्न बनेगा, किस किस प्रकार का आपका अपवाह प्रणाली बनेगा नदियों के बहाव के द्वारा। तो प्रश्न है कि केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी प्रणाली का निर्माण होता है। जालीनुमा, अरीय, आयताकार या ध्रुवाकृतिक। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना, मान लीजिए कि केंद्रीय शिखर है या कोई गुंबद है और यहाँ से नदियाँ जो है वो निकल रही हैं। आपको बताना है कि किस प्रकार का रचना होगा। फटाफट उत्तर दीजिए। फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। डेंड्रिक पैटर्न जो है यानी कि ध्रुमाकृतिक प्रणाली जो है वो राइट आंसर है। और ध्रुमाकृतिक प्रणाली या डेंड्रिक पैटर्न का अगर हम बात करें तो इसका विकास जो है वो ढलान के सहारे नदियों की धाराओं के द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, किसके द्वारा, ढलान के सहारे। मान लीजिए कि ये कोई, मैंने कहा कि गुंबद रूपी सेप है, मान लीजिए कोई गुंबद रूपी सेप है और यहाँ से ढलान के रूप में क्या है, ये नदियाँ क्या है नीचे की तरफ जो है वो आपकी प्रवाहित हो रही हैं ढलान रूपी यानी कि स्लोप के आकार पर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को याद भी आ रहा होगा ये टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मैंने कहा कि यहाँ विकास ढलान के सहारे नदियाँ धाराओं में प्रवाहित होने से होता है और इसकी सहायक नदियों के साथ की धारा एक वृक्ष के आकार पर आकर परस्पर मिलती है। ठीक है, और इसमें हम क्या देख रहे हैं ध्रुमाकृतिक में कि सहायक नदियाँ जो है वो भी आकर क्या हो रही हैं, इसमें आपकी मिश्रित हो रही हैं, इसके यहाँ के मिल रही हैं और जो मिल रही हैं वो वृक्षानुमा सेप, कैसा सेप, वृक्षानुमा सेप बनाती हुई मिल रही हैं। ठीक है, और
इसलिए इस प्रकार का जो आकृति होता है इसको द्रुमाकृतिक आकृति के अलावा क्या क्या कहा जाता है, इसको वृक्षाकार आकृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृक्षाकार आकृति भी कहा जाता है। और सहायक नदियों के समकोण पे मिलने पर क्या होता है कि जाली नुमा, ठीक है, तो यानी कि जाल का भी निर्माण होता है, ठीक है। और जाली नुमा प्रणाली का विकास उस क्षेत्र में होता है जहाँ क्या होता है, जहाँ की चट्टानें जो है वो कठोर हैं, ठीक है। और नरम चट्टानों पे अगर हम बात करें तो नरम चट्टानों पे जाली नुमा की जगह पे क्या है, आपके समानांतर रूप जो है विकास होता है, ठीक है। और इस प्रकार का जो समानांतर रूप विकास होता है उसको आयताकार प्रणाली या रेडियल पैटर्न कहा जाता है, ठीक है। और केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने के आर्य प्रणाली का भी विकास होता है, ठीक है ना, रेडियल पैटर्न का भी विकास होता है। और रेडियल पैटर्न का एग्जाम्पल आप जान ही रहे हैं, जैसे कि अमरकंटक की पहाड़ियों से हमने बात किया था, तो कौन कौन सा, नर्मदा हो गया, सोन हो गया, है ना, जो कि हमने बात किया था कि ये महानदी हो गई, ठीक है। ये सब आपके अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदियां हैं जो कि आपकी क्या करती हैं, रेडियल पैटर्न बनाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तर हिंद महासागर में चक्रवातों के विकास को रोकते हैं, ठीक है ना, उत्तर हिंद महासागर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, हिंद महासागर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसने क्या बात किया, उत्तर हिंद महासागर, ठीक है। प्रश्न पर बड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर हिंद महासागर यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के नॉर्थ की बात आपसे पूछ रहा है, आप बड़े ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जो है, ठीक है, उत्तर हिंद महासागर में चक्रवातों के विकास को रोकते हैं। पहला, विषुवतीय प्रशांत महासागर के साथ कमजोर ला नीना की स्थिति, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन का प्रभाव। तीसरा क्या है, ऊर्ध्वाधर वायु कर्तन। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। फटाफट उत्तर दे दीजिए इसका। और लाइक शेयर करते रहिए, आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे होंगे, लाइक और शेयर करते रहिए। और उम्मीद कर रहा हूँ कि एंजॉय भी कर रहे होंगे, काफ़ी दिन बाद क्लासेस मिल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों आज रात को 8 बजे फिर से हम लोग जुड़ेंगे, 8 बजे ज्योग्राफी का एमसीक्यू है, तो उसमें भी आप लोग जुड़ जाइए, 8 PM ज्योग्राफी एमसीक्यू। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या था। दोस्तों जिन्होंने कहा डी, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही और सभी के उत्तर सही है, डी जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो अक्टूबर से दिसंबर की अवधि जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों के विकास के लिए अगर मैं बात करूं तो अनुकूल महीने में से एक होता है, ठीक है ना। और इस वर्ष कोई चक्रवात विकास क्यों नहीं हुआ, इस पर अगर हम बात करें तो महासागरीय विक्षोभ दक्षिण चीन सागर की ओर से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रही है और भारतीय तट की ओर अग्रसर होते हैं। हालांकि अगर इस वर्ष की बात करें, इस वर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो ये बात हम कर रहे हैं दिसंबर, ये 2020 की हम बात कर रहे हैं कि 2020 में आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में चक्रवात का निर्माण क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस वर्ष हम देखेंगे तो कि बंगाल की खाड़ी में अगर हम बात करें तो बाहर महासागरीय विक्षोभ जो है वो आपके दक्षिण चीन सागर की ओर से जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रहे थे वो भारतीय तट की ओर से की ओर जो अग्रसर करते हैं, वो इस बार क्या किए कि इनका चक्रवात के निर्माण की गति को प्रोत्साहित नहीं किए। और इसका एक कारण और भी था कि जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के साथ जो है वो कमजोर जो है ला नीना की जो स्थिति थी उसके लिए उत्तरदायी थी। मैडन जूलियन ऑसिलेशन का भी प्रभाव था। तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो है एक पूर्व की ओर से गति करने वाली एक चक्रीय मौसमी घटना है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा,
हवाओं समुद्र की सतह के तापमान और मेघाच्छादन को प्रभावित करती है और यह एक 30 से 60 दिवसीय चक्रीय परिघटना होती है। इसके अलावा नवंबर में उच्च और निम्न वायुमंडलीय स्तर के बीच महत्वपूर्ण वायुगति अंतर के कारण निर्मित ऊर्ध्वाधर वायु कर्तन और एक निम्न दाब वाली प्रणाली के गर्त मेघ चक्रवात का निर्माण को क्या किया है, इस बार बाधित किया है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या कर्णप्रयाग? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां जिसके मिलने के बाद मां गंगा का निर्माण होता है, गंगा नदी बनती है। आपको बताना है कि अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है इनका संगम जो है वो कौन से स्थान पर होता है। और दोस्तों कल सुबह से आप लोग का 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस एज यूजुअल चलेंगी। 3 बजे आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस हैं ही जो आप लोग अभी कर रहे हो। रात को 10 बजे करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपका चलेगा ही। और ये क्लासेस जो है दोस्तों आप लोग को पता ही है कि प्लस पे अब एक कॉम्बो पैक आ चुका है जिसके माध्यम से आप यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान एक सब्सक्रिप्शन और 4 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? जो हमने कहा बी, सभी के उत्तर सही है, यानी कि देवप्रयाग। देवप्रयाग जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, विष्णुप्रयाग जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है, रुद्रप्रयाग जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय है? अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अफ्रीका। सही उत्तर कोड का चयन करना है, ए, बी, सी या डी। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी या डी में से आपको राइट आंसर बताना मेरे दोस्त। और उम्मीद कर रहा हूँ कि पसंद आ भी रहा हो इस कोरोना के काल में दोस्तों। अपना एवं अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए आप लोग। आइए देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। दोस्तों जिन्होंने कहा ए वो सभी के उत्तर सही हैं। और भूकंप बेल्ट पृथ्वी के सतह पर हम बात करें तो ये एक संकरा भौगोलिक क्षेत्र है, जिसके साथ अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक जो है आपकी भूकंपीय गतिविधियां यहाँ देखने को मिलती हैं। और भूकंप बेल्ट के बारे में बात करें दोस्तों तो पृथ्वी पर हम जो बात करें तो दो प्रमुख भूकंपीय बेल्ट हैं। एक है आपका परिप्रशांत बेल्ट और दूसरा जो है आपका वो है आपका अल्पाइन बेल्ट या अल्पाइन हिमालयन बेल्ट। ये दो आपके बेल्ट हैं। परिप्रशांत बेल्ट के बारे में बात करें दोस्तों तो ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है एक चतुर्दिक विस्तृत है। अल्पाइन बेल्ट या अल्पाइन हिमालयन बेल्ट के बारे में बात करें तो ये भूमध्य सागर और मध्य होते हुए आपके हिमालयन और इंडोनेशिया तक का जो क्षेत्र है यहाँ तक है और फिर ये आपके परिप्रशांत क्षेत्र में बेल्ट में जाकर जुड़ जाता है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों भूकंपीय बेल्ट के बारे में तो ये आपके एक समुद्री भूकंपीय बेल्ट जो है वो मध्य अटलांटिक कटक के साथ स्थित है। और पश्चिम और मध्य अफ्रीका में आपकी जो भूकंप की मात्रा की बात करें तो ये मध्यम से क्या होती है आपकी निम्न होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, महासागरीय अधः स्थल सी फ्लोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य महासागरीय कटक के पास ज्वालामुखी विस्फोट एक सामान्य घटना है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, कटक से दूर चट्टान अधिक युवा है।
तीसरा, महासागरीय क्रस्ट की चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में युवा होती हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ए, बी, सी या डी। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? उम्मीद है काफ़ी दिनों के बाद जब क्लास को आप लोगों ने रेगुलर किया होगा तो एंजॉय भी कर रहे होगे सेशन को। फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग। महासागरीय अधःस्थल यानी कि सी फ्लोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य महासागरीय कटक के पास ज्वालामुखी विस्फोट एक सामान्य घटना है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, कटक से दूर चट्टानें अधिक युवा हैं। तीसरा स्टेटमेंट, महासागरीय कष्ट की चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में युवा होती हैं। उत्तर आपको देना है दोस्तों, और देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा कि बी, वो सभी के उत्तर सही हैं, यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है आपका। तो जो घटनाएं आपके सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि महासागरीय स्थल प्रसरण को, ठीक है, इनके माध्यम से क्या है कि हम यह महसूस करते हैं इसके आधार पर कि सभी मध्य महासागरीय जो कटक हैं वो आपके ज्वालामुखी विस्फोट की एक सामान्य घटना है, और इससे क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में लावा का क्या है आपका प्रसार होता है। आप जानते हैं कि जब आपके भूकंप की जब घटना होती है तो मैग्मा जो है वो लावा के रूप में बाहर निकलती है और ये प्रसारित होती है, जिसके बाद हम क्या देखते हैं कि आपके चट्टानों का निर्माण करती हैं। और महासागरीय स्थल पर अवसादों का प्रसार जो है वो विरल है। कटक से दूर चट्टानें जो होती हैं वो आपकी युवा चट्टानें नहीं, वो आपकी पुरानी चट्टानें होती हैं। जैसे कटक से दूर चट्टानें युवा की जगह पर अगर आपका यहाँ क्या लिखता है कि पुरानी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका सही हो जाता है। ठीक है, महासागरीय कृष्ण की चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में क्या होती है आपकी युवा होती है, और गहरी खाइयों में गहरे भूकंप की घटनाएं होती हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटक क्षेत्र में भूकंप केंद्र की गहराई कम होती है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। थर्मोस्फीयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है थर्मोस्फीयर, ठीक है ना, जो आपके स्फीयर है, जो आपके वायुमंडल की परत है, उनके ऊपर ये बात है। थर्मोस्फीयर में ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से घटता है। दूसरा क्या है, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस परावर्तित हो जाती हैं। तीसरा क्या है, अंतरिक्ष यान और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि आपके आईएसएस, जैसा कि अभी आपने देखा था कि अमेरिका का स्पेस एक्स जो 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर गया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन दोनों पृथ्वी के थर्मोस्फीयर में परिक्रमा करते हैं। आपको बताना है कि तीनों में से कौन से स्टेटमेंट आपके सही। तो ये देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। दोस्तों जिन्होंने कहा सी यानी कि दूसरा और तीसरा, वो सभी के स्टेटमेंट जो है सही है।
सी जो आपका राइट स्टेटमेंट है। तो थर्मोस्फीयर जो है पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है, जैसा कि हम जान ही रहे हैं। और थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के जो है आपका जो मेसोस्फीयर और एक्सोस्फीयर उसके बीच में जो है वो आपका थर्मोस्फीयर है। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी गर्म ये परत है। और ये पृथ्वी के ऊपर लगभग 90 किलोमीटर से लेकर 500 से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच तक आपका क्या है विस्तारित होता है। और ये परत जो है वो आपके रेडियो प्रसारण में मदद करती है। वास्तव में पृथ्वी से जो भी आपकी प्रसारित रेडियो तरंगे हैं वो पृथ्वी पर इसी के द्वारा परावर्तित कर जाती है। अंतरिक्ष यान और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन दोनों पृथ्वी के थर्मोस्फीयर में परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और इस पर निम्न भूकक्षीय उपग्रह मौजूद होते हैं। इसे थर्मोस्फीयर कहा जाता है क्योंकि इसका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन बात यह है कि ये हम अपने हाथों से इसको महसूस नहीं कर सकते हैं। और उस तापमान के बावजूद दाब बहुत कम होता है, इसलिए उपग्रहों का अत्यधिक ऊष्मा से हानि नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए कि आपको ये मेसोस्फीयर दिख रहा होगा, जहाँ आपको ये, और ये आपको एक्सोस्फीयर दिख रहा है, वायुमंडल। और इन दोनों के बीच में आपको ये थर्मोस्फीयर दिख रहा है, और जिसमें कि आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो आपको दिख रहा है। साथ में जितने भी सैटेलाइट हैं जो कि या रेडियो जो भी आपके तरंगे हैं यहीं से परावर्तित होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां मत्स्यिकी और मत्स्य उत्पादन के लिए बेहतर होती है? तटीय क्षेत्र में पोषक तत्वों से परिपूर्ण शीत जल का उद्वेलन, फाइटोप्लैंक्टन की प्रचुरता, गर्म और ठंडी धाराओं का मिश्रण, ठंडे क्षेत्र में उथले महाद्वीपीय मग्न तट। सही उत्तर कूट का चयन कीजिए। आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। और आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मत्स्यिकी और मत्स्य उत्पादन के लिए बेहतर होती है? तटीय क्षेत्र में पोषक तत्वों से परिपूर्ण शीत जल का उद्वेलन, फाइटोप्लैंक्टन की प्रचुरता, गर्म और ठंडी धाराओं का मिश्रण, ठंडे क्षेत्रों में उथले महाद्वीपीय मग्न तट। आपको बताना मेरे दोस्त के राइट आंसर क्या है। और ये समय समाप्त, देखते हैं राइट आंसर क्या दोस्तों। जिन्होंने कहा डी, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही हैं और सभी के उत्तर सही दोस्तों। मत्स्य और मत्स्य उत्पादन के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां कौन कौन से बेहतर है? तो चारों थी आपकी पोषक तत्वों से परिपूर्ण शीत जल का तटीय उद्वेलन, फाइटोप्लैंक्टन की प्रचुरता, गर्म ठंडे धाराओं का मिश्रण, ठंडे क्षेत्रों में उथले महाद्वीपीय मग्न तट। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। और अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 10 कोड के माध्यम से मेरे दोस्त। और ये कोड आप यूज कर सकते हैं। इस कोड का आप यूज अपने सारे फ्रेंड्स के साथ किसी भी कोर्स के लिए करा सकते हैं, ठीक है। और इस कोड के माध्यम से आपको 10% तो ऑफ मिलेगा ही अनअकैडमी के हर कोर्स पे। बाकी किसी जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। ये नॉप 10 कोड का प्रयोग आप कीजिए। और इस समय जो 12+2 का जो ऑफर चल रहा है, जो कि आपका 1 से लेकर 15 मई तक है, तो उसका यूज कीजिए दोस्तों। और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो न्यू मोबाइल नंबर और न्यू ईमेल आईडी के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि कोर्स ले सकते हैं, जो आपका यूपीपीसीएस का है। और 12 महीने के कोर्सेज पे 2 महीने एक्स्ट्रा, यानी कि 14 महीने में फ़ी जो है आपका 7,000 फ़ी है। लेकिन जैसे ही आप अनुप 10 कोड यूज करोगे तो 6,300 में आपको 12 की जगह पे 14 मंथ का कोर्स मिलेगा। मात्र 15 दिन की ऑफर, इसका लाभ उठाइए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। क्लासेस को लाइक शेयर कर दीजिए कि आपके सारे फ्रेंड जो हैं वो भी इस क्लास का लाभ उठा पाए। तो हमेशा की तरह यही कहूँगा कि हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन अनमोल है, इसका ध्यान रखिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। इस कोरोना जैसे महामारी में 2 गज की दूरी अति आवश्यक है, ठीक है। मास्क लगा के रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।